दोस्तों आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लेक्चर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं और आज हम अपने असाइनमेंट का जो है वो ये असाइनमेंट है हमारा। तो ये असाइनमेंट आप या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अगर यहाँ नहीं मिल पाता है तो आप मेरा पार्थ शिक्षा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हर तरह के नोट्स मिल जाएंगे जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इस मेरे असाइनमेंट में टोटल 21 क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा। तो हम बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी जो हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं इसको कौन कौन से मेथड को फॉलो करके किया जाता है। अभी तक हमने गुडविल का मतलब सब कुछ हमने पढ़ लिया है। आज से हम गुडविल की कैलकुलेशन की बात करेंगे। तो गुडविल हमने ये भी समझा था कि 6 सिचुएशन में गुडविल कैलकुलेट किया जाता है, तो वो आगे हम सीखेंगे। पहले कौन कौन से मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के, वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है हम सीख लेते हैं। तो 3 मेथड है, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड है, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड है और तीसरा आपका कैपिटलाइजेशन मेथड है। कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 6 देखना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट के लिए लेक्चर नंबर 5 देखना पड़ेगा। और ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसके भी 2 लेक्चर है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो इसका आज वाला लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं और वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए लेक्चर नंबर 4। यानी कि हमने ये जो मेथड है इन सारे को एक एक करके एक एक लेक्चर में पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे, हर तरह के क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आपसे अटके ना, मतलब आप उस क्वेश्चन में अटके ना, रुके ना और आसानी से पूरा क्वेश्चन करें और पूरे में से पूरे नंबर, चाहे 3 नंबर का आ जाए, 4 नंबर का आ जाए, आप पूरे में से पूरे नंबर ले ले। चाहे किसी भी तरह से, चाहे न्यूमेरिकल गुडविल कैलकुलेट करने का आ जाए, इससे रिलेटेड कोई थ्योरी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप 100% सही करके आएंगे एग्जाम में। ये मेरा भरोसा है, मैं जितना कराता हूँ बस आप उतना करते जाइए। तो एवरेज प्रॉफिट, ये सारे मतलब का जो मैंने बस बता दिया कि गुडविल को 3 मेथड है कैलकुलेट करने के। तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, ये लेक्चर 5 और वो लेक्चर नंबर 6 में करेंगे। आज एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक सिंपल होता है, एक वेटेड है। और आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कौन सा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को नॉर्मली एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे बोले कि एवरेज प्रॉफिट मेथड को फॉलो करो, मतलब वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है। वेटेड के लिए आपको हमेशा एग्जाम में बोलेगा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करना है। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है हम आने वाले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 में सीखेंगे। तो आज हम सीधा सीधा यहीं पे रहते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल कैलकुलेट करने का क्या है मेथड, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हम अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। मैं बताऊंगा कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसके हेल्प से गुडविल जैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है, एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से गुडविल कैसे आता है, हमें ये सारा कुछ समझना है। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ अपने असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 1। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हरी एंड कृष्ण were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They admitted Shyam as a partner for 1/5 share in the profit. For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 years purchase of last 5 years average profit. The profit for the last 5 years were, मेरे असाइनमेंट में जो टोटल 21 क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में आ चुके हैं या अदर किसी एग्जाम में आ चुके हैं, बोर्ड के एग्जाम में। तो इसीलिए सारे के सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, तो आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे और मैं सारा क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा। तो देखिए क्या बोला है, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अब ये एवरेज प्रॉफिट, ये लास्ट 5 ईयर्स क्या बोला है, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, यानी जो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो इस क्वेश्चन में दे रखा है 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ, क्या लिखा है, ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट। तो ये एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 साल के लिए, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 2013, 14, 15, 16, 16, 17 और 17, 18। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग, यानी कि गुडविल कैलकुलेट करना है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखा है। द प्रॉफिट ऑफ 2014-15 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग ₹10,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। मतलब यहाँ पे 2000 कौन से 2013-14 से बात हो रही है, 2013-14, 14-15, 15-16,
16, 17 और 17, 18 है। और ये प्रॉफिट आपका कितना दे रखा है दोस्तों? प्रॉफिट दे रखा है आपका 50,000 रुपये है, ये आपका 40,000 रुपये है, दूसरे साल तीसरा है 75,000 और तीसरा है आपका 25,000 माइनस में है। ये ब्रैकेट लगा होने का मतलब लॉस है दोस्तों, और ये 50,000 रुपये है। नीचे क्या बोला है कि द प्रॉफिट ऑफ 2014-15 यानी 14-15 इस साल की बात कर रहा है। ये क्या लिखा है कि कैलकुलेटर आफ्टर द 10,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, यानी कि ये जो 40,000 रुपये 2014 का जो प्रॉफिट है वो एबनॉर्मल लॉस चार्ज करने के बाद। सर ये एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं। हाँ, हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात किए, हमने यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट का मतलब दोस्तों नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी आप जो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैलकुलेट करते हो टू नेट प्रॉफिट, हमें ये वाला नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए? हमें चाहिए नॉर्मल ऑपरेटिंग, यानी कि नॉर्मल बिजनेस ऑपरेट करने से जो आपका नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, इसमें लिखा है कि 10,000 रुपये का जो है वो गुड्स एबनॉर्मल लॉस यानी कि चोरी हो गया, फायर जल गया था, तो 10,000 रुपये का आग जल गया। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में तो लॉस दिखाते हैं, बट जब हम गुडविल की वैल्यूएशन की बात करेंगे तो सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे, यानी कि सिर्फ बिजनेस के इनकम और बिजनेस के खर्चे। ये जो आग से जल जाना एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल एक्सपेंस जो है लॉस, ये बिजनेस के एक्सपेंस नहीं होते हैं। तो बिजनेस के एक्सपेंस नहीं है, तो इसीलिए आप बताइए अगर पीएनएल में डेबिट साइड कुछ भी लिखने से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। तो आप सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी एबनॉर्मल लॉस को ही क्या कहते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी एक प्रकार से ये एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है दोस्तों, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम बोलेंगे एबनॉर्मल गेन। ठीक है, तो ये एबनॉर्मल गेन। तो सबसे पहले हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी कि एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस यहाँ मैं पीएनएल में डेबिट साइड लिखाऊंगा, तो इसके लिखने की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा ना, क्योंकि पीएनएल में डेबिट साइड कुछ भी लिखते तो उससे मेरा इनकम कम होता है। तो आप सही करने के लिए, क्योंकि बिजनेस का खर्चा तो था नहीं घाटा, तो आप सही करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस कर देना पड़ेगा। कितने रुपए? 10,000 रुपये। तो इसका मतलब कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा? 50,000 रुपये। तो इन सारे प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, और डिवाइड कर देंगे टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट बताइए कैसे आएगा? 50,000 रुपये प्लस 40 प्लस 10 कितना आ गया? 50,000 रुपये। टोटल कर लीजिए आप इसको, 50,000 75,000 प्लस अब ये माइनस का है 25,000 रुपये, तो लॉस है, और प्लस का 50,000 रुपये। ये पाँचों साल के टोटल करेंगे तो उसे टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितने साल का प्रॉफिट है? 5 साल का। अब सर प्रॉफिट तो 4 साल का, 1 साल का लॉस है। टोटल नंबर ऑफ ईयर देखना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो आप इसको टोटल कर लीजिए, कितना आ रहा है? टोटल 2 लाख रुपये आ रहा है। 2 लाख रुपये को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 40,000 रुपये। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट का एवरेज का मतलब आप क्या समझ में आया हमको कि ऑन एन एवरेज। देखिए अगर आपसे कोई पूछता है, अगर कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस में इनकम किसी का फिक्स नहीं आता। सपोज मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो ट्यूशन में किसी महीने ज़्यादा इनकम होता है, किसी महीने में कम होता है। तो अगर मेरे से कोई पूछता है कितना कमाता है, तो मैं क्या बोलूँगा? इस महीने इतना कमाता, इस महीने इतना कमाता, इस महीने इतना। तो मैं 12 महीने का इनकम जो होगा वो पूरा ऐड करूँगा, और 12 महीने के इनकम को मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा, तो ऑन एन एवरेज आ गया, एवरेज बेसिस पे। तो वैसे ही प्रॉफिट यहाँ पे 5 साल का एवरेज बेसिस पे 40,000 रुपये प्रॉफिट आ गया। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट 40,000 रुपये आ गया। सर एवरेज प्रॉफिट का मतलब तो समझ में आ गया। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज बता दो, क्योंकि हम गुडविल की बात कर रहे हैं। तो गुडविल का मतलब क्या होता है? नेम एंड फेम रेपुटेशन, जो कि मुझे प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब इसे मैं बोला है, जब एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे तो मेरा एवरेज प्रॉफिट 40,000 रुपये है। तो ये 40,000 रुपये मैं आने वाले 3 साल तक कमा सकता हूँ। हर साल 40,000 रुपये मैं कितने साल तक कमा सकता हूँ? 3 साल तक के। तो इसका मतलब 1,20,000 रुपये मैं नेम एंड फेम रेपुटेशन की वजह से कमा सकता हूँ। यानी मैं एक्स्ट्रा कुछ भी ना करूँ, तो सिर्फ जो अभी तक नाम बना हुआ है, जो मैंने बिजनेस अपना पहले से या तो किसी ने किया होगा उसको मैंने खरीदा होगा, या फिर मैंने सेल्फ जनरेट पहले बिजनेस स्टार्ट किया होगा। तो आज के डेट में अगर गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हो, जैसे इस क्वेश्चन में एडमिशन की बात बोला है, तो इसका मतलब मैं 40,000 रुपए के हिसाब से
3 साल तक तो कमा ही सकता हूँ सिर्फ अपने नेम एंड फेम की वजह से। तो इसका मतलब मैं अगले मेरी जो वैल्यू है आज के डेट में गुडविल 1,20,000 रुपये के बराबर है। कितना? 1,20,000 है। ये 1,20,000 अगले 3 साल तक मैं 40-40 करके कमा सकता हूँ। तो समझ में आया? गुडविल जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे असाइनमेंट का। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। बाकी अभी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 अभी करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने असाइनमेंट का देखिए क्या लिखा है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। यानी इस क्वेश्चन में 3 इयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 3, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब मैंने अभी बता दिया ना कि कितने साल तक वो गुडविल और मतलब पैसा कमा सकते हो, किस रेट, कितने साल तक। तो कितने साल तक हम और कमा सकते हैं प्रॉफिट, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। यानी कि पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट दे रखा है 5 साल का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है यहाँ पे कौन से साल से दे रखा है, 2013 से 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे कौन सा लेना है, नॉर्मल प्रॉफिट की बात करनी है। कौन सी प्रॉफिट की बात करनी है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट ही नॉर्मल प्रॉफिट होगा, यानी कि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है उसी को हम नॉर्मल प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल देंगे अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तो। बट अगर क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया है तो फिर नेट प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों में अंतर होगा। अगर नेट दे रखा है तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके लिए ये फॉर्मूला है। तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। On 1st Jan 2016, a fire broke out which resulted into a loss of goods of rupees 3 lakh. A claim of rupees 70,000 was received from the insurance company. यानी कि इंश्योरेंस कंपनी से 70,000 का क्लेम रिसीव हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, 1 जनवरी 2016, तो जैन के बाद 31 मार्च कब आएगा सर, 2016 में आएगा। इसका मतलब 2016 31 मार्च, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2015-16, ठीक है ना। तो 2015-16 की बात करेंगे। 2015-16 का जो प्रॉफिट है वो है आपका 60,000 रुपये लॉस है। क्या है दोस्तों, 60,000 रुपये लॉस है, ठीक है सर। तो ये 60,000 रुपये का लॉस है और ये जो लॉस आया है क्या करने के बाद आया है, 3 लाख रुपए का लॉस हो गया था, यानी कि कुछ जल गया था, आग उग लग गया, ठीक है ना। उससे 3 लाख रुपए का लॉस हो गया, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने 70,000 रुपये दे दिया। तो बताइए 3 लाख का लॉस हुआ, 70,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। इसका मतलब 2,30,000 रुपये आपने यहाँ पे लिखा होगा। लॉस बाई फायर जो है कितना रुपये आपने लिखा होगा, 2,30,000 रुपये। क्या ये बिजनेस का खर्चा है, ना जी ना सर, ये एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस इसको लिखने से मेरा प्रॉफिट कम हो गया ना, तो आप सही करने के लिए क्या करोगे, प्लस करना पड़ेगा ना, यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी एबनॉर्मल लॉस को प्लस करना पड़ेगा। कितना रुपए प्लस करना पड़ेगा सर, 2,30,000। तो यानी 60,000 माइनस में था, 2,30 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1,70,000 रुपये। कमाल है सर 2013, 14, 14-15 अभी देखते हैं आगे क्या है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 द फर्म रिसीव एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ ₹80,000। 31 मार्च 2017 यानी कि एंड ये है, तो हम इसकी बात करें, यानी अगला क्या है इसमें, तो इसमें जो अनएक्सपेक्टेड यानी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था टैक्स रिफंड का। तो अगर हमने कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया था टैक्स रिफंड का, यानी देखिए एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया और हो जाता है खर्चा लॉस, और एबनॉर्मल गेन क्या होता है, वो जो हमने इनकम का उम्मीद नहीं किया था और अचानक से इनकम जनरेट हो जाए, इनकम हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, एबनॉर्मल गेन है। तो ये टैक्स रिफंड का हमने सोचा नहीं था कि सरकार जो है कुछ टैक्स का अमाउंट रिफंड करेगी। अब अचानक से आ गया तो चेहरे पे तो खुशी आ गई कि भाई टैक्स रिफंड आया, इनकम है हमारे लिए। तो अब वो इनकम है, तो इनकम को हम कितना लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना। तो क्रेडिट साइड लिखने की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, ज़्यादा हो गया होगा। अब क्योंकि एबनॉर्मल गेन मेरा बिजनेस का इनकम नहीं है ना, तो हटाना चाहिए ना, तो यहाँ पे लिखने से मेरा प्रॉफिट बढ़ चुका। अब क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम यानी एबनॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो कितने रुपए का है, 80,000 रुपये का है दोस्तों। तो 80,000 रुपये हम माइनस कर देंगे। कितने रुपए का है प्रॉफिट, 1,50,000 रुपये का। अब 1,50,000 में से अगर 80 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 70
70,000 रुपये। कमाल है। अब सर बाकी कुछ बोला नहीं है, तो बाकी जितना नेट प्रॉफिट है उसी को नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल लॉस मानेंगे। यानी 2013-14 का 4 लाख है तो वही मेरा नॉर्मल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों सेम मानेंगे। तो ये आपका 5 लाख है और लास्ट वाले का 2,50,000। तो ये टोटल आप कर लीजिए, तो टोटल करने पर क्या आ जाएगा, टोटल करने पर जो आएगा आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। लिखिए टोटल करिए, 13,90,000 टोटल प्रॉफिट आ गया। तो मैं यहाँ पे अगर 13,90,000 टोटल प्रॉफिट लिखता हूँ, कितने साल का है ये, 5 साल का, तो मैं 5 से अगर डिवाइड कर दूँ तो 2,78,000 आ गया क्या, एवरेज प्रॉफिट। मैं इस 2,78,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा गुडविल आ जाएगा, और वो गुडविल आ जाएगा आपका 8,34,000। कमाल है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 भी कंप्लीट हो गया। आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 3, 4 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, दे अग्री टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years प्रॉफिट। यानी यहाँ पे बोला 150%, इसका मतलब यहाँ पे जो भी एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 यानी अगले 5 साल का जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा उसका 150%, यानी कि 150% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ 150 से मल्टीप्लाई मत कर देना, तो जो भी अमाउंट आएगा उसका 150% जो होगा वो गुडविल होगा। तो अगले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो 2031 माह 2017 एंड है, 31 माह 2018, 19, 20, 21 5 साल का दे रखा है। 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है 40, 60, 1,20,000 लॉस और 1,50,000 दे रखा है। नीचे कुछ लिखा है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, यानी 31 मार्च 2018 की बात हो रहा है, 31 मार्च 2018, यानी कि इस साल में कोई प्रॉब्लम है। और क्या क्या प्रॉब्लम है, एंड एसेट्स ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख विद बुक वैल्यू ऑफ ₹1,50,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹1,24,000। आप देखिए ओरिजिनल कॉस्ट कब खरीदा था, 2 लाख रुपए में कभी भी खरीदा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आज के डेट में यानी 31 मार्च 2018 को जब बेचा गया था, मतलब 31 मार्च 2018 वाले साल में, यानी कि 17-18 में, तो उस समय उसकी बुक वैल्यू जो थी वो 1,50,000 रुपये, और बेचा कितने में गया 1,24,000 में। तो बताइए 1,50 वाला 1,24,000 में बेचोगे तो कितने 26,000 रुपये का घाटा। और आपको मालूम है कि जितने भी घाटे होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने लिखना सीखे थे ना, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। हाँ, बट ये लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स जो है वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, तो इसको हमें यहाँ नहीं लिखना चाहिए। जब हम नॉर्मल प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो उसमें कोई भी जो बिजनेस के खर्चे नहीं है या एबनॉर्मल लॉस जो बिजनेस के नहीं है उसे हमें कंसीडर नहीं करना है। तो जो 26,000 रुपये का मेरा घाटा हो गया है, तो अब बताओ इसको लिखने से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया था, कम हो गया था। अब क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो एसेट्स का नाम तो नहीं दे रखा है कोई बात नहीं। 26,000 रुपये का, और कब 31 मार्च 2018, यानी इस वाले में, तो 26,000 रुपये हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कमाल है सर, ये तो हो गया। नेक्स्ट है ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च कब आएगा, 2019 के बाद 2020 में। तो यानी कि 2020 में, यानी कि हम कहाँ बात कर रहे हैं, 20 वाले में बात करेंगे, ठीक है। 2019 में इसका मतलब कुछ नहीं हुआ है। तो 1 अप्रैल 2019 की बात हो रही है, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल 2019 2 computers costing ₹1 lakh were purchased and were wrongly debited to traveling expense। हाँ जी, 1 लाख रुपए का 2 कंप्यूटर, यानी 1 लाख में 2 कंप्यूटर है, 1 लाख का 2 कंप्यूटर नहीं है। तो हमने 2 कंप्यूटर खरीदा 1 लाख रुपए का, और उसको हमने गलती से ट्रेवलिंग एक्सपेंस, कंप्यूटर खरीदना क्या बिजनेस का एक्सपेंस है, नहीं जी एसेट्स है वो तो गलती से ट्रेवलिंग एक्सपेंस, और ट्रेवलिंग एक्सपेंस बिजनेस का एक्सपेंस है। तो बताइए मेरा बिजनेस का एक्सपेंस मानने से मेरा प्रॉफिट कम हो गया था ना। हाँ सर, प्रॉफिट तो कम हो गया, बट क्या ये 1 लाख रुपए का जो कंप्यूटर खरीदा है वो क्या यहाँ लिखना चाहिए था, नहीं लिखना चाहिए। तो अब लिखने के से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया सर, कम हो गया है। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, प्लस कर दो, ठीक है सर, प्लस कर देते हैं परचेज ऑफ कंप्यूटर। अब ये परचेज ऑफ कंप्यूटर कौन से साल, 1 अप्रैल 2019, तो 1 अप्रैल 2019 के बाद कब आएगा, 2020। तो यानी 20 वाले साल में हम बात करेंगे कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का हम प्लस कर देंगे।
हाँ सर, आगे कुछ लिखा है सर, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वाज टू बी चार्ज एट 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। हाँ, हमें मालूम है कि कंप्यूटर तो खरीदना बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, पर कंप्यूटर टेंजिबल फिक्स एसेट्स है और टेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो इसने बोला डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है सर, कितने परसेंट? 20%, वो भी WDV से। तो बताइए, आपने 1 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीदा है तो पहले साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे, डेट नहीं दे रखा है तो पूरे साल का लगाते हैं, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का 20% कितना होगा? 20,000 रुपये हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 80,000 रुपये। तो इसका मतलब हमने 2019-20 में लिखा है, इस क्वेश्चन में डेट लिखा है 1 अप्रैल 2019 को, तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 पूरे 1 साल का ना, तो 1 साल का इस 1 लाख रुपए में कितना परसेंट? 20% के हिसाब से 20 से डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। अब क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा 1 लाख रुपए लिख दिया था तो प्रॉफिट 1 लाख से कम हो गया था, सही करने के लिए हमने प्लस कर दिया 1 लाख। अब एक्चुअल में 20,000 रुपये तो डेप्रिसिएशन लिखना चाहिए ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो होता है वो बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है। सिर्फ डेप्रिसिएशन, कोई भी फिक्स एसेट्स का खरीदने का कॉस्ट, बेचने का, ये बिजनेस का खर्चा या इनकम नहीं है, बट जो हम उसको यूज करते हैं तो यूज करने की वजह से जो उसकी वैल्यू में कमी आती है डेप्रिसिएशन, वो उसे हम बिजनेस का एक्सपेंस मानते हैं। तो बिजनेस का एक्सपेंस सिर्फ कितना है? 20,000 रुपये है। तो लेस कर दोगे डेप्रिसिएशन 20,000 रुपया, ठीक है जी। यहाँ पे हमने 20,000 रुपये माइनस कर दिया। अब सर ये 2020, अब कंप्यूटर है, फिक्स एसेट्स है, तो 2021 में भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना? हाँ सर, क्योंकि अब हमने इसको एसेट्स खरीदा माना ही नहीं था, क्योंकि ट्रेवलिंग एक्सपेंस माना था, तो फिर इसका मतलब 2021 में भी हमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा। तो बताइए, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है ना, तो रिटर्न डाउन वैल्यू में जो वैल्यू बची होती है उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं ना। तो 2021 में किस वैल्यू पे लगेगा? इस 80,000 का 20% आएगा 16,000, तो यानी कि यहाँ पे 16,000 रुपये माइनस हो जाएगा। कमाल है सर, ये तो कंप्लीट हो गया। और कैलकुलेट करना सीधा सीधा गुडविल, तो अब आप इसको टोटल कर लीजिए, टोटल करके जो प्रॉफिट आएगा उसका सम कर लीजिए। 134 आ गया। अब इसी सम का, इसी सबका अगर सम मैं करूं तो कितना आएगा? 40,000, 86,000, 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 134, तो टोटल आ गया 4,20,000 रुपये। तो ये 4,20,000 कितने साल का प्रॉफिट है? 5 साल का। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 84,000। ये 84,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इसका 150%, तो 150% जो है कितना आ जाएगा? 1,26,000 रुपये। कमाल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और रहता है एवरेज प्रॉफिट मेथड का, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? सिमरन परचेज्ड अनीता's बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020. इट वाज अग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। यानी कि गुडविल जो कैलकुलेट करना 3 years परचेज, 3 year परचेज, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, यानी कि पिछले 4 साल के जो एवरेज प्रॉफिट होगा, नॉर्मल बोल भी दिया, क्वेश्चन में ना बोले तब भी नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और बोले तब भी, तो पिछले 4 साल के नॉर्मल प्रॉफिट। द प्रॉफिट ऑफ अनीता, अब क्योंकि सिमरन ने खरीदा है तो इससे पहले जो प्रॉफिट होगा अर्न किया होगा, किसने किया होगा अर्न? अनीता ने। तो अनीता, द प्रॉफिट ऑफ द अनीता बिजनेस फॉर लास्ट 4 year वर, ईयर एंडेड है आपका 31 मार्च 2017, 18, 19, 20। तो प्रॉफिट दे रखा है 2031 मार्च 2017 में 90,000 रुपये का है, 1,60,000 है 2018, 2019 में 1,80,000 रुपये है, और 2,20,000 रुपये है आपका 2020 में। ये तो आपका प्रॉफिट दे रखा है। फॉलोइंग फर्दर फैक्ट्स आर नोटिस्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट, यानी कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट कुछ नोटिस किया गया कि क्या क्या हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड एसेट्स वाज सोल्ड एट अ गेन, यानी कि ऑफ गेन ऑफ ₹10,000। 31 मार्च 2017 यानी कि ये वाले साल में, तो 31 मार्च 2017 वाले साल में कोई एसेट्स को बेचा गया 10,000 रुपये के फायदे में। अब बताइए एसेट्स को बेचा गया है फायदे में, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया होगा
तो एसेट्स को बेचने से जो फायदा होता है वो बिजनेस का इनकम नहीं है, तो बिजनेस का इनकम नहीं है। फिर भी आपने सीखे होंगे क्या, प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स कहाँ लिखते थे, इधर। तो इधर लिखने से प्रॉफिट बढ़ गया होगा ना, हाँ जी प्रॉफिट बढ़ गया। अब क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो माइनस कर दो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ था, 10,000 रुपये। कौन से साल में हमसे माइनस करेंगे, 2017 वाले में से। कमाल है सर, ये तो हो गया कंप्लीट। अगला है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड in accident and 30,000 was written off as loss in profit and loss account। यानी कि एक्सीडेंट, यानी 2018 में जो है एक मशीन जो है डिस्ट्रॉयड हो गया था एक्सीडेंट में, यानी कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो बिल्कुल ख़राब हो गया, नष्ट हो गया, वेस्ट हो गया था, और 30,000 रुपये जो है इसको हमने लॉस मान लिया था। यानी कितने रुपए का लॉस हो गया, 30 है। अब मैंने क्या बताया कि मशीन या कोई भी फिक्स एसेट्स का जो वैल्यू में कमी आता है, यानी डेप्रिसिएशन ही बिजनेस का एक्सपेंस होता है। अब वो एक्सीडेंट की वजह से अगर लॉस हो गया, वो बिजनेस का इनकम नहीं है। अब उसको बेचने से अगर कोई प्रॉफिट हो जाए तो वो भी बिजनेस का इनकम नहीं है, तो दोनों को हटाना चाहिए ना। तो यहाँ पे 30,000 रुपये का लॉस हो गया, तो लॉस की डेबिट साइड लिखते हैं ना, तो डेबिट साइड लिखने से मेरा प्रॉफिट कम आ गया होगा ना। अब क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस करेंगे लॉस ऑन एक्सीडेंट ऑफ मशीन या लॉस इन एक्सीडेंट ऑफ मशीन, यानी मशीन का जो लॉस हो गया एक्सीडेंट में, तो उसके वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया था। तो अब क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। कितने रुपए का, 30,000 रुपये। कौन सा साल का है, 31 मार्च 2018, यानी 2018 में मैं 30,000 रुपये प्लस कर दूंगा। कमाल है सर। लास्ट है, देखते हैं। During the year ended 31st March 2019, firm's assets were not insured due to oversight। oversight का मतलब एक प्रकार से नज़रअंदाज कर देना, ओमिशन, भूल जाना। तो यानी कि 31 मार्च 2019 में क्या था कि फर्म का एसेट्स जो है वो इंश्योर नहीं हुआ, किसकी वजह से, नज़रअंदाज, भूल जाने, यानी कि इंश्योरेंस होना चाहिए था। अब देखिए कोई भी एसेट्स का इंश्योरेंस पे जो खर्चा करते हो वो बिजनेस का एक्सपेंस होता है, तो उसको लिखना चाहिए था, बट ओमिशन यानी आप भूल गए हो। इंश्योरेंस प्रीमियम बिंग 10,000, इट इज अ रेगुलर एक्सपेंस इनकर्ड एवरी ईयर। अब मैंने बोला ना कि क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, तो इंश्योरेंस का जब कोई भी फिक्स एसेट्स का इंश्योरेंस करवाते हैं तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन होता है। तो अब ये 10,000 रुपये का जो हुआ है इंश्योरेंस का, वो आपने नहीं लिखे हो, तो नहीं लिखने की वजह से आपका प्रॉफिट तो ज़्यादा है ना, यानी कि कोई भी खर्चा माइनस करना चाहिए था, आपने नहीं किए हो, तो अब माइनस कर दो। तो माइनस कर देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एसेट्स, कितने रुपए है, 10, 2019 में। तो अब आप इसका टोटल कर लीजिए, यहाँ पे 90 या 80,000 रुपये आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1,90,000 रुपये आ जाएगा, ये आपका 1,90,000 रुपये आ जाएगा, और ये 2,20,000 रुपये आ जाएगा। इन चारों का सम कर लीजिए तो क्या आ जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट। जल्दी से बताइए टोटल प्रॉफिट कितना होता है दोस्तों। ये जो है आपका ये 10,000 रुपये, देखिए मैंने माइनस इंश्योरेंस ना, तो 180 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 70। इन चारों का सम करेंगे तो आपका आ जाएगा 6,60,000। ये कितने साल का प्रॉफिट है, 4 साल का, तो आप इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,65,000। और ये 1,65,000 क्या आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ये परचेज 3 दे रखा ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो कितना आ गया गुडविल 4,95,000, ये फर्म की गुडविल है अभी के डेट में। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो आज से हमने गुडविल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हमने सीखा है। अभी हमने सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड का सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखा है। लेक्चर नंबर 4 जो अगला आने वाला है उसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखेंगे, उसके अगले लेक्चर में सुपर प्रॉफिट, और फिर उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड से हम गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।